Hello everyone, this is Sweetie Sharma, your chemistry teacher. Today we will discuss about the chapter number 3 of class 12th electrochemistry. This is the part number 5 of the video. Before watching this video, make sure that you have already watched the part 1 to 4. Today we will discuss about the Faraday law of the electrolysis. ये जो लाज है हमें माइकल फैराडे ने दिया था और उन्हीं के नेम पे क्या पढ़ा है, फैराडे लाज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है। तो जो ये फैराडे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ये माइकल फैराडे हैं, इन्होंने हमें 2 लाज दिए थे, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड द फैराडे सेकंड लॉ। एक तो इन्होंने हमें फर्स्ट लॉ दिया है और एक इन्होंने हमें सेकंड लॉ दिया है। तो 2 लॉज हमें इन्होंने दिए हैं और उन लॉज को हमने एक बार डिस्कस करना है भी वो क्या होते क्या नहीं होते। तो उससे रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़, जनरल जो बातें यहाँ पे बता रहा है भी क्या होती है। फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ his research investigated electrolysis quantitatively. He found that during the electrolysis, quantity of substance liberated at the electrode depend upon the following 3 factors. इसने क्या बोला भी जो कोई भी जो सब्सटेंस है वो किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसे डिपॉजिट होगा, वो मेनली 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर क्या है, द क्वांटिटी ऑफ द करंट पास्ट, मतलब उसके अंदर से, उन 2 इलेक्ट्रोड्स के अंदर से हमने कितना करंट पास किया है, जो हमने आई पास किया है, करंट पास किया है, वो कितना पास किया है। सेकेंड है भाई टाइम ड्यूरेशन ऑफ द पासिंग द करंट एट ए यूनिफॉर्म रेट, मतलब उसका जो टाइम ड्यूरेशंस है, जैसे 1 मिनट है, 1 सेकेंड है, मतलब जो हमने इसके लिए टाइम लिया है और वो जो हमारा कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म रेट पे होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है चार्ज ऑन द आयंस बीइंग द डिपॉजिट। अब जो इसका नेक्स्ट फैक्टर है वो यहाँ पे क्या बता रहा है भी जो उसके ऊपर चार्ज होएगा, ठीक है, जो उसके ऊपर चार्ज होएगा किसी भी एटम्स के ऊपर, ठीक है, वो चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लो मेरे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, या फिर इसका कितना चार्ज उस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ है, तो ये फैक्टर्स हमारे इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट फैक्टर तो है हमारा करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, सेकेंड फैक्टर है उसके टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो थर्ड फैक्टर्स है उसकी चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इसमें फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो हम डिस्कस करने वाले दोनों लॉ इंपॉर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो जो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उसके अकॉर्डिंग द मास ऑफ एन एलिमेंट लिबरेटेड ऑन एन इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ये बात किसकी कर रहा है, ये मास की बात कर रहा है भी जो मास किसी भी एलिमेंट का है इलेक्ट्रोड के ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना लिबरेट हुआ है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी क्यू। इसने क्या बोला, जो एम है एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होगा, ठीक है, विच पासिस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब ना जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसमें, यहाँ पे एम हमारा क्या है, मास और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड, और आई हमारा क्या है, करंट इन द एम्पियर्स, और टाइम हमारा क्या है, सेकंड के अंदर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसने बात करी थी क्यू की, और यहाँ लिख रहा है ये आई इंटू टी, लेकिन देखो जो हमारा क्यू होता है, ठीक है, जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किसकी इक्वल होती है, आई इंटू टी, मतलब करंट इंटू टाइम की इक्वल होती है। तो इसने बात भी क्या बोली भी, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिलेशन आया, ठीक है, तो जो एम डायरेक्टली क्यू की इक्वल आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी क्यू की वैल्यू पुट कर दूँ तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटा के हम कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस केस में जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा एम इक्वल टू जेड आई इंटू टी, ठीक है। आई मेरा करंट है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर्स होती है, और टी मेरा क्या टाइम है, इसकी यूनिट क्या आएगी हमारी सेकेंड्स में होगी। तो फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है। अभी इसमें नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर भी जो ये हमारा जेड होता है, मैंने बता दिया जो जेड है ये कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन इस केस में उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। अगर हम किसी भी
जो हमारे पास सर्किट वगैरह है उसके अंदर हम 1 एम्पियर करंट पास कर दें और 1 सेकंड के लिए, देखो मेरे पास मान लो आई की जो वैल्यू है ना वो मैंने 1 एम्पियर ले ली, ठीक है, और जो टाइम है वो मैंने 1 सेकंड ले लिया। तो इस केस में जो मेरे पास एम जो मेरे पास निकल कर आया था जेड इंटू आई इंटू टी आया था, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर ये देखो ये 1 1 है ना तो एम इक्वल टू जेड आ जाएगा, तो ये मेरे पास केस निकल कर आ जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ द करंट इज पास्ड फॉर द 1 सेकेंड, ठीक है। अगर हम जो करंट है ये 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं तो जो हमारा मास और अमाउंट ऑफ द जो सब्सटेंस है डिपॉजिट या फिर लिबरेटेड हुआ है इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो उस केस में एम इक्वल टू जेड के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये। द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द कूलम। अब हमें पता है जो हमारा ये क्यू होता है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम होती है ना, ठीक है, कूलम बोलते हैं इसको। तो कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड वन द 1 एम्पियर करंट पास्ड फॉर द 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती है। इसको अगर हम क्या है किसी भी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं फॉर द 1 सेकेंड के लिए तो उसको हम बोलेंगे कूलम। अब है ना इसने ये चीज़ मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है, भाई हम कूलम किसको बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो ये वही सेम बात डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे इसने क्या बात बोली है, भी जो हमारा क्यू है आई इंटू टी होएगा, मैंने पहले बता दिया आपको। अब देखो जो लार्जर यूनिट होती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वो फैराडे है। देखो जो 1 फैराडे है वो 96500 कूलम्स है। जो ये 1 फैराडे होता है, अगर मैं इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं 1 F लिखूँ तो ये मेरे पास होता है 96487 कूलम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो कैलकुलेशंस है ना, अगर हम ये पुट करते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए इसने ना 487 को 500 के अप्रोक्सीमेट मान लिया। तो उसने क्या बोल दिया, जो 1 फैराडे है वो हमारा किसके इक्वल आएगा, 96500 कूलम्स के इक्वल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड व्हेन 1 फैराडे, मतलब इतना जो कूलम उसके ऊपर चार्ज होएगा, इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। जब हम किसी भी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को इतने 1 फैराडे से पास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो जनरल सा है डेफिनेशन में। नेक्स्ट इसमें है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। देखो जो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, फैराडे लॉज आर वेरी यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो हमें केमिकल इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। जो हमने पीछे जो जेड की वैल्यू मानी थी वो हमारा इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस था। इट्स यूजफुल इज एविडेंट फ्रॉम द सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट। यहाँ पे देखो एक तो बात कर रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंस की, जो ये वहाँ पे बात की डिफरेंट सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक M1 का है और एक मान लो मेरे पास क्या है M2 है। ये डिफरेंट सब्सटेंस मैंने मान लिए जिनका मास M1 एंड M2 है। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जो हम यहाँ पे क्यू जो पास कर रहे हैं वो मेरे पास सेम है, तो इस पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो डिफरेंट है। कनेक्टेड इन द सीरीज आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मास। तो ये जो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होएगा, इनके केमिकल इक्विवेलेंट मास की। मान लो मेरे पास M1 है तो यहाँ पे मेरे पास या तो आप Z1 मान लो या फिर E1 मान लो, अगर आपने ये मानना है, ठीक है। तो ये किसी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, E2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर मैं इनको फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, M1 अपॉन में M2 इक्वल टू E1 अपॉन में E2, ठीक है। तो मेरे पास इन दोनों के बीच में ये रिलेशन निकल कर आएगा। ये तो था हमारा फैराडे सेकंड लॉ। अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूँ, अगर हम दोबारा डिस्कस करें यहाँ पे, तो वो क्या कहता था, भी जो M है इक्वल टू Z इंटू क्यू लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो M इक्वल टू Z I इंटू T, ठीक है। तो जैसे आपको न्यूमेरिकल दिया होगा आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ देख लेना। अगर मेरे पास
यहाँ पे करंट और टाइम दिया हुआ है तो आप ये वाले फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास क्यू की वैल्यू दी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो ये हमारा था फैराडे फर्स्ट लॉ और ये था हमारा फैराडे सेकंड लॉ। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, अभी हम वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, इफ़ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर द 2 हावर्स। इसमें देखो एक तो हमारे पास ये एम्पियर में दिया हुआ है, एम्पियर का मतलब ये यहाँ पे मेरे पास करंट की वैल्यू दी कितनी दी हुई है 0.5 एम्पियर, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या दिया हुआ है, मेरे पास जो टाइम दिया हुआ है उसने 2 हावर्स दिए हुए हैं। तो आपको उसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 60 इंटू 60 हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा 60 सेकेंड। तो अभी ये मेरे पास कितना आ जाएगा 7200 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाई इसके अंदर से हमारे पास कितना जो क्या है इलेक्ट्रॉन पास होंगे। अब है ना, सबसे पहले हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जो यहाँ पे क्यू क्या निकल कर आएगा, आई इंटू टी आएगा, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कितना था 0.5 था और ये कितना था मेरे पास टाइम 7200 था, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, ये मेरे पास निकल कर आएगा 3600 कुलाम आएगा, मतलब 3600 कुलाम मेरे पास यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें रिलेशन बताएंगे। भी हमें पता है जो ये मेरे पास 1 फैराडे था, 1 फैराडे, एक मिनट यहाँ पे पेन यूज़ कर ले, 1 फैराडे इक्वल टू 965, आप 00 भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप 96487 भी ले सकते हो, ठीक है। ये इतने कुलाम्स के इक्वल होते हैं। तो अब इस हमें पता है जो ये मेरे पास ये कुलाम्स है, ये 96500 कुलाम्स है, ये मेरा इक्वल होता है अवगैड्रो नंबर की। तो क्या आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है। और अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं। अब मुझे मेरे पास जो आंसर आया था वो 3600 कुलाम आया था, ठीक है। और ये किसके इक्वल है मेरा, ये मेरा इसके इक्वल है। इसको ना अब हम नेक्स्ट पेज पे एक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे करते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे क्या रिलेशंस आया, भी जो हमारा 96500 जो कुलाम्स है वो मेरा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इसके इक्वल आया, इसके इक्वल है। अब हम 1 कुलाम्स में निकाल लेंगे, तो 1 कुलाम में मेरे पास कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 96500, ठीक है। अब हमने निकालना है 3600 कुलाम्स में, तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा, 6.023 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 3600 डिवाइड बाय 96500। तो ये आपने इसको सोल्व करना है, ठीक है। जैसे आपको सोल्व करोगे, सोल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर एग्जैक्ट निकल कर आएगा वो मेरा निकल कर आएगा 2.25 10 की पावर कितना है 2.25 10 की पावर 22, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास निकल कर आ जाएंगे। तो यही बता रहा है हिंस 2.25 इंटू 10 की पावर 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द वायर। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास करेंगे। तो जो ये हमारा न्यूमेरिकल था ना, तो ये न्यूमेरिकल हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग था, ठीक है, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे करते हैं, तो देखो ये कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
और यहाँ पे हमें मिल रहा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। What is the quantity of the electricity in the coulombs needed to reduce the 1 mole of the Cr2O7 to negative? तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है अभी कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी, किसमें पूछ रहा है, ये कुलाम्स में पूछ रहे हैं। ठीक है, ये जो हमें पूछ रहा है कुलाम्स में पूछ रहा है। तो जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है रिक्वायर्ड टू द 1 मोल ऑफ Cr2O7 टू नेगेटिव, इसके लिए हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। देखो यहाँ पे जो इक्वेशंस दी हुई है ना, यहाँ पे मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। भी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 6 फैराडे का, यहाँ पे 6 फैराडे की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं फैराडे की वैल्यू पुट कर दूँ 6 × 96500, कैलकुलेशन इजी करनी है तो आप ये वाला वैल्यू यूज़ करोगे। अगर आपको थोड़ा सा लेंथी करना है तो आप 96487 वाली वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेना, यहाँ आंसर आ जाएगा। अगर इससे करते हो तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, तो ये आप क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे क्या बात कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। एक तो ये जो हमारे पास जो मटेरियल यूज़ करेंगे उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज बीइंग इलेक्ट्रोलाइज, जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइज करना है, एज वेल एज द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। भी जो कोई भी जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइज करना है उसके ऊपर भी और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर भी डिपेंड करना है, मतलब हम किस टाइप के हम इलेक्ट्रोड्स का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे हमारे पास प्लेटिनम है या फिर गोल्ड है, जिसमें डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। आपको पता है जो हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, आपको पता है जो प्लेटिनम्स हैं और जो हमारा गोल्ड है, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। तो ये हमारे पास इसमें रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक्ट एज ए सोर्स और द सिंक फॉर द इलेक्ट्रॉन। ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉन के लिए एज ए सोर्स काम करेंगे या फिर एज ए सिंक काम करेंगे। वेयर एज ए रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो जो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन जो हम इलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज द रिड्यूसिंग स्पीसीज। कोई जो स्पीसीज है वो ऑक्सीडाइजिंग है या फिर वो रिड्यूसिंग है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। दैट आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन NaCl रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द सोडियम मेटल एंड द Cl2। अगर हम मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें जो सोडियम मेटल है Na की फॉर्मेशन होगी और हमें Cl2 की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। देखो जो यहाँ पे ये डायग्राम है और इससे रिलेटेड इक्वेशन भी ड्राइव की गई है, ठीक है। तो ये यहाँ देखो, अब जैसे ये मेरे पास है, इसमें हमने ये सॉल्यूशन लिया हुआ है, ये मोल्टन NaCl का सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, ये एक ये और एक ये। यहाँ पर मेरे पास एनोड है और यहाँ मेरे पास क्या है, कैथोड है, ठीक है। एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलिसिस है इस केस में अपोजिट होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोकेमिकल्स में। तो यहाँ पे एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होएगा, तो यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव का सॉल्यूशन है ये हमारे पास, और यहाँ पे ये NaCl का सॉल्यूशन है। तो जो इसके अंदर नेट रिएक्शंस बनेगी वो मेरे पास इस तरह से बनेगी। NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, इसमें ब्रेक हो जाएगा। और कैथोड पर हमें किसकी फॉर्मेशन होगी, H2O जो लिक्विड स्टेट में है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। अब आपको पता है कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, रेड कैट के नाम से हम याद रखते हैं, तो रेड रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाफ H2 और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा।
और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम एनोड की बात करें, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होएगी, हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। तो जो मेरे पास नेट रिएक्शन निकल कर आएगी तो क्या होंगे, इसको हमने ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। हमने क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, देखो NaCl एक्वस स्टेट में प्लस H2O, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देना है। अब जो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए राइट हैंड साइड, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो मेरे पास यहाँ पे Cl नेगेटिव आयंस है राइट हैंड साइड में है और ये मेरे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो और कुछ इसमें कैंसिल हो रहा है नहीं, और कुछ अगर होगा तो हम देख लेंगे। तो यहाँ अब मेरे पास क्या निकल कर आया, H2O, ये लिक्विड स्टेट में हो गया। तो अब मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या आएगा, Na पॉजिटिव, ठीक है। और ये हाफ H2, ये आप देख रहे हो, ये हाफ H2 है, हाफ H2 ये निकल कर आया, ठीक है। और प्लस में जो मेरे पास यहाँ पर है Cl2, हाफ Cl2, तो मेरे पास ओवरऑल ये निकल कर आया। मैं एक बार इस रिएक्शंस को दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। मेरे पास क्या निकल कर आया, NaCl प्लस H2O, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मिलेगा Na पॉजिटिव प्लस हाफ Cl2 और क्या आएगा, हाफ मेरा H2 आएगा। तो ये मेरे पास ओवरऑल ये रिएक्शन निकल कर आई। तो मैंने बताया था जब भी हम NaCl का, मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मेरे पास सोडियम मेटल की फॉर्मेशन होएगी और साथ में क्या है, मेरे पास Cl2 की फॉर्मेशन होगी। तो ये ओवरऑल हमें रिजल्ट निकल कर आएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार इसको हम दोबारा भी देख लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे जो मेरे पास रिएक्शंस निकल कर आई वो ये है, हमने जैसे NaCl है, मोल्टन स्टेट में था, इसको हमने ब्रेक कर दिया। फिर कैथोड पे हमें यहाँ पे H2 और OH नेगेटिव की फॉर्मेशन हुई। फिर हमने एनोड पे देखा, तो उसके बाद हमने इन इक्वेशन को, फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को ऐड कर दिया और जो आपस में कैंसिल आउट होता है उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। जो ओवरऑल मेरे पास रिएक्शन निकल कर आई वो मेरे पास ये रिएक्शन निकल कर आई, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसके हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास एक इससे रिलेटेड। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, जैसे के पॉजिटिव के है, ये -2.93 है, AG पॉजिटिव AG 0.80 है, फिर 0.79 है, फिर ये है और फिर ये है। तो अरेंज दिस मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना है। तो देखो जितनी ज़्यादा हमारे पास इसकी वैल्यूज़ होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो हमारा उतना ही क्या होगा, लेस रिड्यूसिंग पावर शो करेगा। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, सबसे जो ज़्यादा मेरी हाईएस्ट वैल्यूज़ है वो है मेरे पास 0.80, ठीक है। तो AG जो पॉजिटिव है, AG पॉजिटिव और जो AG है इसकी वैल्यू ग्रेटर है। और फिर इसके बाद ही मेरे पास आता है Hg2 पॉजिटिव एंड Hg आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास जो वैल्यू लिस्ट उसके कम आ रही है, 0.74 वाली आ रही है किसके, मेरे पास क्रोमियम 3 पॉजिटिव की, ठीक है। फिर उसके बाद क्रोमियम के बाद किसकी बारी है, यहाँ पे क्रोमियम के बाद है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से भी कम किसकी है, मेरे पास पोटाशियम की। तो मेरे पास ये ऑर्डर आया रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो जो रिड्यूसिंग पावर होएगी वो इसका इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। जो मेरे पास यहाँ पे ओवरऑल निकल कर आएगी वैल्यूज़, इसको हम एक बार यहाँ से इरेज कर लेते हैं या फिर यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये इक्वेशन भी चाहिए, ठीक है।
तो ये देखो, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो सबसे जो कम था मेरे पास यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो K पॉजिटिव है इसकी सबसे ज़्यादा होगी रिड्यूसिंग पावर। फिर मेरे पास आएगा Mg के बाद फिर मेरे पास आएगा क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम के बाद ये चार्ज वाले लिखना है। फिर यहाँ पे आएगा Hg। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये तो Hg के बाद मेरा आएगा यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू Ag की, ठीक है। तो सबसे लिस्ट जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो Ag पॉजिटिव Ag की होगी और सबसे हाईएस्ट इसकी होगी पोटाशियम वाले की होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अभी इसको हम यहाँ पे इसका जो ये दिया हुआ है यहाँ पे देख भी लेते हैं। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये वही सेम वही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ही कम होगा हाइयर विल बी द रिड्यूसिंग पावर। तो जो गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। हमें पता है जो सबसे ज़्यादा किसका आया था, हमारे पास Ag का आया था, फिर मरकरी का, फिर क्रोमियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर पोटाशियम का। तो जो मेरे पास रिड्यूसिंग पावर आएगी ना वो उसके अपोजिट हो जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट मेरे पास किसकी आ जाएगी, पोटाशियम, ठीक है। फिर मैग्नीशियम, फिर क्रोमियम वाले की, और फिर Hg एंड देन द Ag। तो जो सबसे कम रिड्यूसिंग जो पावर होएगी वहाँ पे मेरे पास किसकी हो जाएगी, Ag की हो जाएगी, ठीक है। Ag पॉजिटिव एंड Ag ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास रिजल्ट निकल कर आएगा, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फिर क्रोमियम, फिर Hg, फिर Ag। ये इसका मेरे पास रिड्यूसिंग पावर का अरेंजमेंट आ गया। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अपनी कोई भी डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।